हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीसी ऑनलाइन क्लास। एक बार फिर आपका इस पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, जातिवाद और क्षेत्रवाद। ऑफलाइन क्लासें हमारी खत्म हुई, कोरोना कुछ तेजी से बढ़ रहा था। अभी हम लोग फिर एक बार ऑनलाइन क्लासों की ओर आएंगे और ऑनलाइन क्लासों में आज हम पॉलिटिकल साइंस के, आपको पता है, दो भाग हैं, ए और बे। उसका ए भाग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे आज। चैप्टर का नाम है न्याय, जस्टिस। तो जानेंगे आज स्टूडेंट्स, जस्टिस, न्याय क्या है। ये न्याय जो है इसको हम व्यवहारिक जीवन में बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने इसके अलग अलग अर्थ देखे होंगे। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो भारतीय संदर्भ में न्याय क्या है, पाश्चात्य संस्कृति में न्याय क्या है, प्राचीन काल में क्या है, मध्य काल में क्या है और आधुनिक काल में आज न्याय की अवधारणाएं क्या है। तो जानने से पहले आप लोग ये जाने कि जो जस्टिस या न्याय जो है वो प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतकों का विषय रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हुए हैं उन्होंने इस न्याय शब्द को, इस न्याय को पॉलिटी में अध्ययन किया है। क्या है न्याय, इसको जानने के लिए आपको ये देखना है कि प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ क्या था और वर्तमान में क्या था। तो जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो पाश्चात्य परंपरा या आप लोग कहें पश्चिमी परंपरा, पश्चिमी परंपरा। तो इसमें दो हम लोग लें कॉन्सेप्ट। तो एक तो पाश्चात्य या पश्चिमी परंपरा के अनुसार न्याय का अर्थ, और दूसरा भारतीय परंपरा के अनुसार न्याय का अर्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें कि जितने भी चीजें हैं हमारे यहाँ, जितनी भी अवधारणाएं आई हैं वो ज्यादातर पश्चिमी देशों से आई हैं। तो पाश्चात्य या पश्चिमी परंपराएं यानी विदेशों में न्याय का क्या अर्थ है। तो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, आधुनिक नहीं। प्राचीन की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों ही संदर्भ में, चाहे भारतीय में चाहे। तो यहाँ प्राचीन पाश्चात्य या पश्चिमी परंपराओं में जहां न्याय का जो अर्थ है, वो न्याय का अर्थ वहां क्या दिया गया, व्यक्ति के सद्चरित्र या सद्गुणों से, सद्चरित्र या सद्गुणों से लिया गया है। वहीं भारतीय परंपरा में न्याय का अर्थ अगर बात करें तो वहां एक शब्द यूज किया गया है, धर्म। और जो न्याय शब्द है उसको धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी धर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है। न्याय को क्या कहा गया है, अत्यधिक बल दिया गया है। न्याय को ही धर्म कहा गया है। किसके अंतर्गत, भारतीय परंपरा के अनुसार। भारतीय परंपरा ये कहती है कि जो आपका धर्म है वो ही न्याय है। धर्म के पथ पर चलना ही क्या न्याय है। या धर्म का अर्थ अगर आप लोग देखें तो कर्तव्य से लिया गया है कि आप अपनी अगर ड्यूटी पूरी करते हैं तो वो आपका कर्तव्य पालन है, और कर्तव्य पालन को पूरा करना ही क्या है, न्याय है। इन दोनों संदर्भ में अगर प्राचीन की बात करें तो सार के रूप में अगर आप लोग बात करें तो न्याय का अर्थ क्या होगा। तो न्याय का अर्थ हम लोग यहां ले तो क्या निकलेगा कि व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यही क्या है, न्याय है। तो न्याय की परिभाषा
साधारण शब्दों में बात करें तो व्यक्ति या मनुष्य को जो निर्दिष्ट कार्य दिए गए हैं उन्हीं कार्यों को वो करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। यानी दोनों शब्दों का अगर अर्थ ले हम लोग तो जो न्याय का जो अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है कि व्यक्ति को जो निर्दिष्ट कार्य दिए गए यानी जिस कार्य में वह निपुण है उसी कार्य को करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, तो वहां पर न्याय स्थापित होगा या वो न्याय है। ये बात करी गई है। अब आप देखें, सबसे पहले आप यूं जाने कि ये जो न्याय है, इस न्याय शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया या न्याय शब्द पहले कहां आया, इसकी अवधारणा किसने दी? तो सबसे पहले देखिए, न्याय शब्द की अवधारणा जो है वो एक पश्चिमी विचारक हुए हैं, यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिक, नाम सुना है आपने खूब, प्लेटो। यूनानी दार्शनिक हुए हैं प्लेटो। सर्वप्रथम न्याय की अवधारणा देने वाले जो थे वो कौन है? प्लेटो। एक प्रश्न यहां से बनता है, छोटे प्रश्नों की बात करें तो न्याय की अवधारणा को परिपादित करने वाले, अवधारणा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्लेटो। प्लेटो कौन है? प्लेटो एक दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक, यूनान से हैं। और जैसा कि आपको पता है प्लेटो के बारे में अगर आप लोग जाने तो ये प्लेटो कौन है, तो ये यूनान से था। और इसको यूं जाने आप लोग, प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य थे वो सिकंदर थे। देखिए, प्लेटो एक महान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने न्याय की संकल्पना दी है, न्याय की अवधारणा दी सबसे पहली बार, इसलिए ये अपने आप में एक लोकप्रिय व्यक्ति हुए। उसके बाद में आप लोग देखें तो इनके शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों है? आप लोग जानते हैं अरस्तु के बारे में? आप लोग जो पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का क्या माना गया है? जनक माना गया है। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और अरस्तु किसका शिष्य है? प्लेटो का। इसलिए प्लेटो इंपॉर्टेंट है। और प्लेटो ने ही क्या किया है? न्याय के विचार रखे हैं। सबसे पहली बार यूनान से आया था। और उसके बाद अरस्तु का शिष्य, अरस्तु की क्लासों में जो बैठने वाला एक व्यक्ति था वह था महान सिकंदर, जो दुनिया का विजेता रहा है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। तो पॉलिटिकल फादर ऑफ पॉलिटिकल कौन है? अरस्तु। यानी राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब अरस्तु आएगा तब लोग देखेंगे। तो अभी देखिए, सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला कौन था? प्लेटो। इतना आपको जान लिया। इसके बाद देखिए, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। अब देखिए, प्लेटो ने न्याय के संबंध में क्या विचार दिए हैं। तो सबसे पहले तो प्लेटो ने जो न्याय संबंधी विचार दिए उसमें उन्होंने अपनी एक बुक थी उनकी, उसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो की बुक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हुई है रिपब्लिक। और उसने शिक्षा के क्षेत्र में, या रूसो जो हुआ है उसने तो ये भी कहा है कि सर्वोत्तम कृति है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक बुक है, किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी। और न्याय की अवधारणा का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो 3rd, 4th, 5th उसका जो खंड है उसमें रिपब्लिक में इसका उल्लेख किया गया है। तो रिपब्लिक एक महत्वपूर्ण बुक है, किसकी? न्याय की। किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो के द्वारा। तो रिपब्लिक में बाकायदा उन्होंने साम्यवाद के बारे में लिखा है, राज्य के बारे में लिखा है और आपके न्याय के बारे में लिखा है। तो देखिए प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो वही परिभाषा देते हैं जो अभी हमने बात करी थी कि व्यक्ति को दिया गया कार्य, व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे
और किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, वही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ऐसी बात प्लेटो ने कही है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा क्या होगी कि व्यक्ति अपने निर्देशित कार्यों को करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। और सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने ही न्याय की अवधारणा दी थी। और प्लेटो कौन है? यूनान से है और अरस्तु के क्या है? गुरु हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम लोग ये देखें तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की बात करें तो प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं। प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार तो कौन सा बताया है? व्यक्तिगत न्याय। पहला व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय या राज्य न्याय ऐसे भी कह सकते हैं, सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय भी कह सकते हैं। तो सामाजिक या व्यक्तिगत न्याय में उसने फिर व्यक्तिगत न्याय में उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में तीन तत्व पाए जाते हैं। तीन तत्व या तीन गुणों का समावेश होता है। प्रत्येक व्यक्ति में तीन तत्व या तीन गुणों का समावेश होता है। और उन्होंने मनुष्य के आत्मीय गुण की बात करी है। किसने? प्लेटो ने आत्मीय गुण की बात करी है। और इस आत्मीय गुण में उन्होंने कहा है कि जो न्याय है उसके दो प्रकार हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। और आत्मीय गुण के आधार में बताया कि व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। और वो तीन तत्व उन्होंने कौन से बताए? तीन तत्व उन्होंने ये बताए, यहां हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कम या ज्यादा ये तीन तत्व पाए जाते हैं उसकी आत्मा में। तो पहला तो उन्होंने बताया बुद्धि, दूसरा बताया उन्होंने शौर्य या क्या कह सकते हैं साहस, और तीसरा बताया उन्होंने तृष्णा या लालसा या इच्छा, इसको कह सकते हैं इच्छा भी कह सकते हैं। पहला बताया बुद्धि, दूसरा शौर्य और साहस, और तीसरा तृष्णा। एक व्यक्ति में ये तीन गुण पाए जाते हैं, तीन तत्व पाए जाते हैं, उसके आत्मीय गुण है, आत्मा में ये तीन गुण पाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति। कौन कहता है? प्लेटो कहता है। और प्लेटो का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसके आधार पर चल रहा है? व्यक्तिगत न्याय के आधार पर ही चल रहा है। तो न्याय के दो प्रकार बताता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मीय गुण होते हैं और उस आत्मीय गुण के अनुसार उसमें इन तीन तत्वों का समावेश पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। और तीन तत्व बताया बुद्धि का, शौर्य और तृष्णा। बुद्धि वो ये कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि सर्वाधिक होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें शौर्य सर्वाधिक होता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें तृष्णा की लालसा अधिक होती है। उसके आधार पर वह समाज के तीन वर्ग बनाता है। सामाजिक न्याय में क्या करता है? समाज के तीन वर्ग बनाता है। तीन वर्ग बनाता है किसके आधार पर? आत्मीय गुण के आधार पर। और वो कहता है पहला जो आपका जो समाज का वर्ग है, पहला जो समाज का वर्ग है वो होगा उत्पादक वर्ग या अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग या उत्पादक वर्ग को आप लोग क्या मान सकते हैं? शासक वर्ग मानेंगे। शासक वर्ग, शासक वर्ग, शासक या अभिभावक वर्ग। दूसरा लेते हैं जिसको आप लोग शौर्य और साहस से रिलेटेड करते हैं, तो इसको बोलेंगे आप लोग शौर्य और साहस को बोलेंगे रक्षक वर्ग। रक्षक वर्ग समाज का रक्षक वर्ग हो गया। और तीसरा उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग। उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग,
तो अब आप लोग दोबारा से समझे इस बात को। प्लेटो कहता है कि मनुष्य में 3 आत्मीय गुण पाए जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग फिलोसॉफी होकर सोचे, मनुष्य आप लोग आप में 3 गुण पाए जाते हैं, जिसमें 3 तत्वों का समावेश पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, जिसमें पहला है बुद्धि, दूसरा शौर्य, तीसरा तृष्णा। जहां बुद्धि अधिक होती है वहां वो उसका अलग एक क्या बन गया, व्यक्तित्व बनता है। जहां शौर्य अधिक होता है वो अलग व्यक्तित्व है। और तो इस तरह से समाज में, इसके आधार पर समाज 3 वर्गों में बट गया। समाज कितने वर्गों में बटा? 3 वर्गों में बटा। और 3 वर्गों में उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय इस तरह से स्थापित किया गया है कि जिसमें सर्वाधिक बुद्धि होगी। सर्वाधिक बुद्धि वाला कौन होगा? शासक होगा, यानी राजा होगा, क्योंकि ज्ञानी है ना, इसलिए जिसमें बुद्धि होगा वही तो राज्य चलाएगा। तो शासक वर्ग होगा या अभिभावक वर्ग होगा। और जिसमें शौर्य या साहस अधिक होगा, शौर्य या वीरता अधिक होगी, वो रक्षक वर्ग होगा, यानी समाज की रक्षा करेगा। और तीसरा वर्ग जिसमें तृष्णा होगी, तृष्णा या क्या कह सकते हैं, लालसा, या क्या कह सकते हो, इच्छा अधिक होगी, वो उत्पादक वर्ग होगा या सहायक वर्ग होगा। वो केवल क्या करेगा? कामगार की तरह काम करेगा। इस तरह से समाज में 3 वर्ग होंगे और इन तीनों वर्गों को उसने इस आत्मीय गुण के आधार पर सामाजिक न्याय स्थापित करने की कोशिश करी है कि राज्य की स्थापना भी इस तरह से होगी कि इसमें 3 वर्ग होंगे और इन 3 वर्गों में जिसमें सर्वाधिक बुद्धि होगी वो शासक वर्ग होगा, क्योंकि वो क्या है? बुद्धि वाला है, इसलिए उसका काम क्या होगा? शासक कार्यों में भाग लेना। और सही मायने में शासक का कार्य भी वही करेगा जिसमें बुद्धि होगी। और दूसरा व्यक्ति जो बाहुबली होगा, रक्षक वर्ग में आएगा, यानी जिसमें शौर्य या साहस अधिक होगा। ये आपका क्या हो गया? यहां भी आप लोग बांट सकते हैं इसको बोल दिया हमने शासक वर्ग बोल दिया। शासक वर्ग को अभिभावक वर्ग भी कह सकते हैं। इसको हमने रक्षक वर्ग बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया? उत्पादक वर्ग या कह सकते हो सहायक वर्ग भी बोल सकते हैं। यानी जिसमें ज्यादा बुद्धि वो क्या होगा? राजा। जिसमें ज्यादा बाहुबली वो समाज की रक्षा करेगा। और जो तृष्णा और लालसा में पड़ा रहेगा, आलसी होगा, वो क्या करेगा? उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग होगा, जो रोजमर्रा की चीजें बनाएगा, लोगों को प्रोवाइड करवाएगा, अपनी सेवाएं देगा। जैसे आप मजदूर कैटेगरी को यहाँ पे ले सकते हैं। आगे चल के जो प्लेटो है उसने ये कहा है कि इसके आधार पर समाज में 3 वर्ग होंगे और ये 3 वर्गों का आपस में समन्वय इस तरह से होगा कि कोई भी व्यक्ति, वही क्या बात करी हमने, तीसरी बात उसने जो करी, इनके आधार पर क्या कहा कि जिस व्यक्ति का जिस जैसा कार्य होगा, जिस व्यक्ति का जैसा कार्य होगा वो वैसा ही काम करेगा। जैसे जिसके पास बुद्धि अधिक है, इसका मतलब वो क्या होगा? शासक कार्यों में भाग लेगा। तो जिस व्यक्ति के पास जैसा कार्य होगा वो वैसा ही करेगा। और अगर वह अपने कार्यों से अतिरिक्त दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो वहां पर राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यहां तक उन्होंने कहा है। इसलिए सामंजस्य बिठाने के लिए कहा गया कि प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करे, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, जो उसे कार्य सौंपा गया है, जिस कार्य में वो क्या निपुण है। जैसे शासक जो वर्ग है, या आप कहें बुद्धि में निपुण है, इसका मतलब वो शासक वर्ग बन सकता है। अब उसको आप लोग क्या करें? शौर्य यानी रक्षक वर्ग बना देंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए जिसमें बुद्धि अधिक है, यानी उसको निर्दिष्ट कार्य क्या दिया गया? शासक वर्ग का कार्य दे। तो जिसके पास में जिस प्रकार की उपयोगिता है, जिस प्रकार की योग्यता है, उसके अनुसार समाज का क्या किया गया? विभाजन करा गया है। और अगर इसके कार्यों में कोई आनाकानी करता है या असफल होता है ये सिस्टम, तो वहां राज्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसा न्याय स्थापित करने के लिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय स्थापित की जाए, समाज में इन 3 वर्गों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। यही उन्होंने न्याय की स्थापना की बात करी है, यही न्याय की परिभाषा दी है। आगे देखिए, ये जो सिस्टम बताया उन्होंने, ये सिस्टम कोई कानूनी न्याय नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको किसमें स्थापित किया है? नैतिक न्याय की बात करता है, नैतिकता के आधार पर बात करता है कि बुद्धि अधिक है इसलिए शासक है। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है समाज में। जो शौर्य और साहस अधिक है, जिस व्यक्ति में ताकतवर है, वो व्यक्ति क्या करेगा? रक्षक वर्ग बनेगा।
जैसे आज की स्थिति में अगर आप करें, फौज पुलिस हो गए, ये आपका ब्यूरोक्रेसी हो गया, और ये मान लीजिए वो भी जो भी फैक्ट्री एरिया में जो काम करने वाले हैं, जो कामगार लोग हैं, वो हो गए ये लोग। तो इस तरह से कहा गया कि नैतिक न्याय की स्थापना होगी इससे समाज में। इस तरह से आप लोग देखें, प्लेटो का जो सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ, और प्लेटो ने जो बात बताई है उस प्लेटो के अनुसार आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो वहां पर न्याय की जो प्राचीन अवधारणा थी वो थी क्या? धर्म। जो धर्म पे चलता है, धर्म पर्याण है, वही क्या है? न्याय है। जैसे आप लोग कहें कि कोई व्यक्ति बहुत न्याय प्रिय है, इसका मतलब वो धर्म पर कार्य कर रहा है। उसके सामने वाला कौन व्यक्ति है वो ये नहीं देखता उसका धर्म क्या है, कि राजा का धर्म है कि वो प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा, इसका मतलब वो न्याय स्थापित कर रहा है। ये भारतीय परंपरा कहती है। दूसरा, हमने पश्चिमी परंपरा के बारे में बात करी, तो पश्चिमी परंपरा कहती है कि कर्तव्य प्राण या सद्चरित्र, या ये कहें कि वो जो उसके गुण है वो सद्गुण होने चाहिए। मनुष्य के सद्गुण ही क्या है? न्याय है। यानी उसमें सद्गुण का मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है, वह अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। तो यहाँ भाव जो निकल के आया है वो एक ही निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। उसके बाद हमने ये देखा कि प्लेटो नामक एक व्यक्ति आया, उसने यूनानी दार्शनिक है, उसने सर्वप्रथम न्याय की क्या की? अवधारणा स्थापित की। इसलिए पहला व्यक्ति कौन हो गया? प्लेटो हो गया, जिसने न्याय की बात करी। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ। फिर प्लेटो ने न्याय संबंधी अपने विचारों में क्या कहा? तो प्लेटो ने जहां न्याय संबंधी विचारों की बात करें तो उसकी एक बुक है, उस बुक का नाम है रिपब्लिक। उस रिपब्लिक में उसने उसकी न्याय की क्या की है? परिभाषा दी, अर्थ बताया कि व्यक्ति अपना निर्देशित कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। और उसके बाद में उसने न्याय के दो प्रकार बताए, और ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मीय गुण पाए जाते हैं, और आत्मीय गुण भी कितने होते हैं? 3, जिनको तत्व भी कहा गया और गुण भी कह सकते हैं आप लोग। तो 3 तत्व पाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के आत्मीय गुण में, जिसमें बुद्धि पहला, दूसरा शौर्य, तीसरा तृष्णा। और इनके आधार पर कि किसी व्यक्ति में बुद्धि अधिक होती है तो किसी में शौर्य अधिक होता, तो किसी में तृष्णा अधिक होती है, लालसा या ये कहें इच्छा अधिक होती है। इसके आधार पर उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए 3 वर्गों की बात करी, और उन्होंने 3 वर्गों में बताया कि जो शासक वर्ग है वो बनेगा जिसमें बुद्धि अधिक होगी। दूसरा, उन्होंने रक्षक वर्ग बताया, जो कि शौर्य और साहस से निपुण व्यक्ति होगा, वो रक्षक वर्ग में रखा उन्होंने। और जो तृष्णा वाला व्यक्ति था उसको उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग की संज्ञा दी गई। और इस तरह से समाज में 3 वर्गों की स्थापना करता है, और इन तीनों वर्गों में आपस में यही बात करेगी कि तीनों जो जैसा जिसका कार्य है, निर्दिष्ट कार्य, यानी उसकी योग्यता के अनुसार बुद्धि अधिक है, इसका मतलब शासक है तो शासक का काम करेगा, वो शासकीय काम में भाग लेगा, वह अपने निर्दिष्ट कार्यों को करेगा, वह दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस तरह से एक सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, और यही सामाजिक न्याय है, यही एक तरह से न्याय है। और इस तरह से आज का जो प्लेटो के द्वारा जो बात करी गई थी वो पूरी हुई। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक में प्लेटो के जो शिष्य थे कौन? अरस्तु। अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। देखें, इसको बार बार रिपीट करें। आपको छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न जो बनता है यहां से यही बनता है कि प्लेटो की न्याय अवधारणा को समझाइए, तो आप लोग ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताएंगे। छोटे प्रश्नों की बात करें तो पहला दार्शनिक कौन है जिसने न्याय की संकल्पना दी? प्लेटो है। भारतीय संदर्भ में न्याय की संकल्पना में किस शब्द का यूज किया गया? धर्म का। ये दूसरा प्रश्न आप लोग कह सकते हैं। न्याय की अर्थ आप लोग बता सकते हैं। कितने प्रकार के न्याय की बात करता है प्लेटो? 2 प्रकार के न्याय के, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। कितने आत्मीय गुण की बात करता है? आत्मीय गुण की बात करने वाला व्यक्ति कौन है? प्लेटो है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 तत्व बताए? बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। इससे कौन से वर्ग बनाता है? इन सब चीजों को, और नैतिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।